गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं टॉप 20 न्यूज की तरफ, ठीक है। और उसके साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग एमसीक्यूज और उसके पीछे की न्यूज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। So first question is, who assumed charge as the 31st chief of the army staff of India in 2026? You have four options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द आंसर इज जनरल धीरज सेठ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या न्यूज है। ठीक है, हमारे इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 2026 में भारत के 31 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद किसने संभाला। तो इसका आंसर आपने देख लिया, क्या है, जनरल धीरज सेठ, है ना। तो जनरल धीरज सेठ ने 2026 में इंडियन आर्मी के 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जो है आर्मी की कमांड ली, ठीक है। चार्ज संभालते ही उन्होंने क्या किया, विजय विजन जो होता है उसको इंट्रोड्यूस किया। इस विजन का जो मेन गोल था वो आर्मी को टेक्नोलॉजी के थ्रू और मॉडर्न और ज्यादा पावरफुल बनाना था, ठीक है। तो ये इनका मेन काम था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है वो इंडियन आर्मी का हाईएस्ट प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर होता है, ठीक है, याद रखना। तो he introduced विजय विजन फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया, ठीक। बाकी आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो यू कैन रीड। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन जुलाई 2026? यू हैव फोर ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द आंसर इज हरजीत ग्रेवाल, ठीक है। देखो जुलाई 2026 में दो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मतलब एनसीएम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है हरजीत ग्रेवाल, ठीक है। तो हरजीत ग्रेवाल को जुलाई 2026 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। द एनसीएम is a statutory body established to safeguard the rights of minorities communities in India. The commission advises the government on matters related to the welfare and protection of minorities. देखो क्या है कि ये कमीशन इंडिया के माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को के राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो करता है। अगर माइनॉरिटीज से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है, ठीक है। इसका काम ये भी है कि ये भी देखना है कि माइनॉरिटीज जो है उनको मिलने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करना भी इसका काम है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर दिस पीडीएफ। और आने वाली जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं उसके लिए भी आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास की नोटिफिकेशन एंड वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्विज, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलती हैं। तो जाओ जाकर ग्रैब करो, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर एंड मतलब फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। Next question is question number 3. EPFO's Vishwas 2026 scheme launched in July 2026 is related to which of the following? You have four options. Comment down your answer. I hope आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। आंसर इज आंसर नंबर डी, वन टाइम सेटलमेंट ऑफ पेनल्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स अंडर द EPF एक्ट, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत हम इसका समझ लेते हैं की पॉइंट्स। विश्वास 2026 इज अ one time settlement scheme launched by the Employees Provident Fund organization. It aims to resolve damages and monetary related disputes under the EPF and MP Act 1952 and the Code of Social Security 2020. देखो EPFO की विश्वास 2026 योजना किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा था। तो वन टाइम सेटलमेंट ऑफ पेनल्टी रिलेटेड डिस्प्यूट अंडर द EPF एक्ट, ठीक है। विश्वास 2026 EPFO की एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स के पुराने पेनल्टी और डैमेज वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना, जो भी लड़ाइयाँ हैं जिससे मतलब दिक्कत होती है उसको सॉल्व करना, ये उनका काम है। इससे कंपनीज अपनी फंडिंग EPF
केसेस को आसानी से सेटल कर सकेंगे, ठीक है। और इस स्कीम से जो भी कंप्लेंट्स हैं मतलब वो बढ़ेंगी और लीगल डिस्प्यूट्स जो होंगे वो कम होंगे, ठीक। इसका मतलब इसका पूरा पूरा ये है। देखो ईपीएफओ जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में, याद रखना। किसकी स्थापना कब हुई ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द स्कीम वॉज नोटिफाइड ऑन 29 जून 2026, विल रिमेन ऑपरेशनल फॉर 6 months. It promotes easy to complain से को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर सीबीएसई अपडेटेड पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम 2026, हाउ मेनी लैंग्वेजेस मस्ट क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स स्टडी? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आई होप आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा। सीबीएसई की नई नीति जो है मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अनुसार क्लास 9th और क्लास 10th के छात्रों को कितनी भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी। फ्रॉम सीबीएसई 2026 सीबीएसई हैज बीन मेड इट मैंडेटरी फॉर क्लास 9th class 10th student to study 3 languages. The policy has been introduced in accordance with the National Education Policy NEP 2026. At least 2 of the 3 languages must be Indian languages. ठीक है, देखो उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या मतलब था। जो सीबीएसई है उसने 2026 में नीपी के दौरान क्लास 9 और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए 3 लैंग्वेजेस पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। ये रूल एनईपी के द्वारा हुआ है जो 2020 में हुआ आया था, ठीक है। इन 3 लैंग्वेजेस में से कम 2 जो है वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इन स्टूडेंट्स को मल्टी लैंग्वेज बनाना और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, ठीक है। Question number 5, the interoperable crime justice system to be rolled out nationwide from 1 January 2027 will integrate which of the following pillars? You have 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो इंटरऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम है किन संस्थाओं को आपस में जोड़ेगा ये पूछा जा रहा है। इंटीग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर? इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। आंसर ए, पुलिस, कोर्ट, प्रेजेंस, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, इन सब के बारे में बात हो रही है। देखो इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या, जो हमारे की पॉइंट्स है वो क्या बोल रहे हैं। देखो आईसीजीएस जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अलग अलग एजेंसीज को एक साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इसमें पुलिस, कोर्ट, प्रिजन्स, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक लैब सब डिजिटली एक साथ लिंक्ड है, ठीक, लिंक्ड रहेंगे। अब इससे क्या होगा? एफआईआर, चार्जशीट, एविडेंस और कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑनलाइन शेयर किए जा सकेंगे, ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसेस दोनों फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। इसकी संभावना ज्यादा है कि जो काम है वो बहुत ही सही तरीके से होगा, ठीक है। और सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे वो भी ऑनलाइन आपके पोर्टल में रहेंगे। तो ये हमारा जो है वो है मुद्दा। जो आईसीजीएस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट से भी मतलब लिंक्ड है, ठीक है। ई कोर्ट्स मिशन मोड ऑफ प्रोजेक्ट से लिंक्ड है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल अंडर इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए फायदा है, ठीक है। सारी चीजें बहुत ज्यादा फास्ट होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2026 Commonwealth Games was held on 23 July 2026 at which venue? You have 4 options. Comment down your answers. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेरेमनी किस स्थान पर आयोजित की गई है ये पूछा गया है। द आंसर इज OVO हाइड्रो ग्लासगो। थोड़ा से की पॉइंट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। क्या है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी ओवियो हाइड्रो ग्लासगो, मतलब स्कॉटलैंड में जो जगह है स्कॉटलैंड उसमें हुई है, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ गेम की पहली ओपनिंग सेरेमनी थी जो पूरी तरह इंडोर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। ये ऐसी जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी सेरेमनी है जो पहली बार इंडोर पूरी तरीके से इंडोर ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। इस इवेंट में स्कॉटलैंड की फेमस सिंगर केटी टुनस्टॉल ने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। आई होप मैं गलत नाम नहीं ले रही हूँ। इस सेरेमनी के साथ ऑफिशियली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये था इट बिकेम द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम ओपनिंग सेरेमनी टू बी स्टेक्ड एंटायरली इंडोर्स। द सेरेमनी फीचर्स परफॉर्मेंस बाय रिनोड स्कॉटिश सिंगर केटी टुनस्टॉल, ठीक है। ग्लासगो होस्टेड द गेम विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। Question number 7, at the 2026 World AI Conference in Shanghai, a new national
international organization to strengthen the global South voice in AI governance was launched with the support of which country? You have four options. Comment down your answers. क्या आंसर है? WAIC 2026 में ग्लोबल साउथ की एआई गवर्नमेंट्स को मजबूत करने के लिए नई संस्था किस देश के समर्थक से बनाई गई है, ये पूछा जा रहा है। The answer is China. China supported the establishment of new international organization to enhance the global South participation in AI governance. देखो इसका मैं आपको मतलब समझा देती हूँ क्या है। वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस मतलब WAIC 2026 सांघाई में ऑर्गेनाइज हुई। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में चाइना के सपोर्ट से एक नई इंटरनेशनल एआई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, इसका मेन गोल मतलब इसका जो मेन एम था, ठीक है, एम था वो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को एआई गवर्नमेंट से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, एआई गवर्नमेंट से ज्यादा रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत में 29 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स बनी। ठीक है, ये इसका वो मतलब था। जो सांघाई है उसको चाइना का फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब माना जाता है। क्या माना जाता है? चाइना का फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब माना जाता है। 29 कंट्रीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड यूरोप ज्वाइन एज फाउंडिंग मेंबर्स। इन्होंने 29 कंपनीज जो है वो मेंबर्स जो है वो जुड़े इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इन जुलाई 2026 NATO leaders held a summit in which Turkish city to discuss defense spending and continued support for Ukraine. You have four options. Comment down your answer. जुलाई 2026 में जो NATO समिट है तुर्की के किस शहर में आयोजित किया गया है ये पूछा जा रहा है। इन विच सिटी हेल्ड? Ankara. The NATO summit 2026 was held in Ankara, Turkey. Leaders discussed continued military support for Ukraine and regional security challenges. NATO assumed new capability targets, including significant. देखो इसका मतलब मोटा मोटी मतलब समझो क्या है। 2026 जुलाई 2026 में NATO समिट टर्की की कैपिटल अंकारा, उसमें ये NATO समिट जो है वो किया। ठीक है, आयोजन हुआ उसका। कहाँ पे हुआ? जो टर्की की कैपिटल है अंकारा, वहाँ पर। ठीक है, इस मीटिंग में यूक्रेन को सपोर्ट और डिफेंस स्पेंडिंग पर डिसीजन हुआ। ठीक है, जो यूक्रेन है उसके सपोर्ट और डिफेंस में डिसीजन हुआ था। ठीक, मेंबर्स ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर भी बात की थी। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना इस समिट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो था। ठीक, ये इसका पूरा मतलब था। जो नेटो है वो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया एंड किर्गिस्तान लॉन्च द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज इन जुलाई 2026 नेम्ड आफ्टर विच टू एपिक्स? यू हैव फोर ऑप्शन। कमेंट डाउन योर आंसर। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्या पूछा जा रहा है? भारत और किर्गिस्तान ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज किस दो महाकाव्यों के नाम पर शुरू किया? कौन से ऐसे दो महाकाव्य थे, दो एपिक्स थे जिनके नाम पर ये स्टार्ट किया गया? ठीक है, मानस एंड महाभारत। ठीक है, इंडिया एंड किर्गिस्तान jointly established the International Center for Civilization Studies Manas and Mahabharat. The center is named after the Kyrgyz epic Manas and the Indian epic Mahabharat. It aims to strengthen cultural, हिस्टोरिकल एंड एकेडमिक कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या था कि इंडिया और किर्गिस्तान में ने मिलकर क्या किया है? मानस और महाभारत नाम के एक सिविलाइजेशन स्टडी सेंटर उसका लॉन्च किया, उसकी स्थापना की। ठीक है, मानस किर्गिस्तान का फेमस नेशनल एपिक है। ठीक है, और जो महाभारत है वो इंडिया का सबसे बड़ा और पवित्र और मतलब प्रसिद्ध एपिक है। ठीक है, इस सेंटर का पर्पस क्या था? दोनों देशों के कल्चर और हिस्टोरिकल रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, कल्चर और हिस्टोरिकल रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने रचित किया था। आई होप आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। RBI's करेंसी प्रिंटिंग आर्म BRBNMPL invited a global expression of interest in July 2026 for which purpose? You have four options. Comment down your answer कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो RBI की करेंसी प्रिंटिंग कंपनी जो BRBNMPL ने जुलाई 2026 में ग्लोबल EOL किस उद्देश्य के लिए जारी किया? ये पूछा जा रहा है। सप्लाई ऑफ पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट्स फॉर बैंक नोट्स। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इसका मतलब था। ठीक है, RBI की करेंसी प्रिंटिंग कंपनी जो BRBNMPL जो है उसने पॉलीमर बैंक नोट्स के लिए ग्लोबल EOL इनवाइट की। ठीक है, पॉलीमर नोट्स नॉर्मल पेपर नोट से ज़्यादा
ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी आप दिनों तक उसको यूज़ कर सकते हो, चल सकते हैं। वो नॉर्मल पेपर के तरीके नहीं होते कि कट फट जाए, ठीक है। ये नोट्स जल्दी फटते नहीं हैं और इनकी सिक्योरिटी जो होती है वो भी बेटर होती है, ठीक। फ्यूचर में इंडिया में 10 रुपये 20 रुपये के पॉलिनॉमियल नोट्स पायलट बेसिस पर लॉन्च किए जा सकते हैं, इसकी थोड़ी संभावना है, ठीक है। तो ये इंडिया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्मल। So next question is the revised index of core industries ICI released in July 2026 with a new base year recorded what year on year growth in June 2026 on which new industry has added to expand the basket to 9 industries. You have 4 options. Comment down your answers. What is the answer? ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? संशोधित इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज मतलब ICI के अनुसार जून 2026 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई और किसने को इसमें जोड़ा गया, ये पूछा जा रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई और कौन सा नया उद्योग है, नई इंडस्ट्री है जिसे हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। आंसर इज 5% ग्रोथ आयरन ओर। द इंडेक्स कोर इंडस्ट्रीज अडॉप्टेड 2022 से 23 एट इट्स न्यू बेस ईयर रिप्लेसिंग 2011 तो 12। देखो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का नया डेटा रिलीज किया, ठीक है, जिसमें जून 2026 में कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 5% रही, जो पिछले 5 महीनों की सबसे अच्छी ग्रोथ थी। इस बार आयरन कोर को भी कोर इंडस्ट्रीज की लिस्ट में ऐड कर दिया गया, यही इसका मोटिव था। अब कोर इंडस्ट्रीज की टोटल संख्या जो है वो 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है, ठीक। कोर इंडस्ट्रीज भारत के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP में लगभग 40% का वेटेज होता है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, once again. Question number 12. India launched the letter of authorization LOA regime in July 2026 to boost which sector? You have 4 options. Comment down your answers. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत ने जुलाई 2026 में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन LOA रिजीम किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया? तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज हाई सीज फिशिंग एंड सी फूड एक्सपोर्ट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये पॉइंट्स हमें क्या कहना चाहते हैं। देखो, इंडिया में LOA रिजीम शुरू किया है ताकि इंडियन फिशिंग वेसल्स इंटरनेशनल वाटर में भी फिशिंग कर सके, ठीक है। जो इंडियन फिशिंग वेसल्स हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी फिशिंग कर सके, ठीक है। इससे हाई सीज फिशिंग को लीगल और ऑर्गेनाइज सपोर्ट मिलेगा। इस इनिशिएटिव को का जो एम है वो क्या है? सी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ावा और फिशरमैन को नए अपॉर्चुनिटीज देना है, ठीक है। साथ ही ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, समुद्र के रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, इसका मतलब होता है ब्लू इकोनॉमी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Question number 13. India's Drug Controller General approved the country's first ever dengue vaccine in July 2026. What is it called? You have 4 options. Comment down your answer. कि भारत के पहले अप्रूव डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। The answer is Qdenga Tuck 003. DCGI approved Qdenga as India's first dengue vaccine. It is developed by Takeda and it is a 2-dose ट्रीट्रेवेलेंट वैक्सीन। देखो, इसका मतलब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। इंडिया में पहली बार डेंगू वैक्सीन को ऑफिशियल अप्रूवल मिला है, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम क्या पड़ा है? क्यूटेंगा, ठीक है, क्यूडेंगा। ये वैक्सीन जो है वो 4 से 60 साल के लोगों को के लिए अप्रूव की गई है, ठीक है। इससे डेंगू के जो सीवियर केसेस हैं और हॉस्पिटलाइजेशन है उसका रिस्क कम हो सकता है, ये बोला जा रहा है। डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है, तो उसके लिए वैक्सीन लाई गई है। मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है। Question number 14. Renewed global interest in maglev magnetic levitation ray technology in July 2026 is based on which principle? You have 4 options. Comment down your answer. Question क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो मैग्नेटिक लेविटेशन है ट्रेन किस सिद्धांत पर काम करती है, ये पूछा जा रहा है। जो मैग्लेव ट्रेन है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? द आंसर इज कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन। देखो, मैग्लेव ट्रेन ऑपरेट यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन नीड्स ऑफ व्हील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिफ्ट एंड प्रोपेल द ट्रेन अबव अ स्पेशल गाइडवे। देखो, मतलब क्या है, जो मालगेव ट्रेन है ट्रैक को टच नहीं करती, ठीक है, बल्कि उसके ऊपर फ्लोट करती है, ठीक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से हवा में उठकर चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है, हाई स्पीड से ट्रैवल करती है। इसकी वजह से जो मैग्लेव है उसका फ्यूचर की जो मतलब इसके फ्यूचर में क्या हो रहा है, ये फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है, ठीक है। ये बोला जा रहा है मालगेव टेक्नोलॉजी ऑफर्स फास्टेस्ट, वाइटर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन दैट कन्वेंशन रेल सिस्टम्स।
क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया अनवील्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन इन जुलाई 2026, व्हाट इज इट्स की एडवांटेज? यू हैव 4 ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम समझ लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, देखो भारत की पहली मतलब जो इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है ये बोला जा रहा है। The answer is zero emission operation, releasing only water vapor. Hydrogen fuel cells train generate electricity through a chemical reaction between hydrogen and oxygen. The only byproduct of this process is water vapor, making the train zero emission. देखो ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है। ठीक, इस प्रोसेस में सिंपल वाटर वेपर मतलब जो पानी की भाप होती है वो निकलती है, स्मोक या फिर हार्मफुल गैस जो होती है वो नहीं निकलती। ठीक, इसलिए ये डीजल ट्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक, फ्यूचर में ये क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन मिल सकती है। ठीक, इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है उसको नॉर्थर्न रेलवे के हेरिटेज रूट पर चलाने की प्लानिंग की जा रही है। ठीक, इट सपोर्ट ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन एनर्जी adoption and India's net zero goals. Question number 16, at the 2026 Commonwealth Game opening ceremony, who served as India's flag bearer and baton bearer respectively? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो या आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपको नहीं समझ में आया करे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसको दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन उसको क्या कहते हैं स्टॉप कर दिया करिए वीडियो को, उसके बाद बताया करिए कि मतलब क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारत के एक फ्लैग बेरियर और बैटन बेरियर कौन थे ये इसमें पूछ रहा है। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। द आंसर इज मीराबाई चानू एंड लोवेलिना बर्गोहेन। देखो मीराबाई चानू सर्व्ड एज इंडियाज फ्लैग बेरियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। लोवेलिना बर्गोहेन कैरीड द कॉमनवेल्थ बैटन ड्यूरिंग द सेरेमनी। देखो इसमें क्या है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में मीराबाई चानू जो है वो इंडिया की पहली इंडिया की फ्लैग बेरियर जो है वो भी। ठीक है, लोविया जो है उन्होंने बैटन बेरियर की जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, दोनों ही जो ओलंपिक है उसकी मेडल विनर्स हैं और इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पर रोशन कर चुकी हैं। ठीक है, तो इन दोनों की क्या जिम्मेदारी है? इन दोनों की जिम्मेदारी है कि उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, जो भी फ्लैग बेरियर है और जो बैटन बेरियर है उसकी जिम्मेदारी इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको दी गई है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या किया था? सिल्वर मेडल जीता था। Question number 17, at the 2026 Commonwealth Game in Glasgow, why was the indoor lawn bowls event significant for India? You have 4 options, comment down your answer. Commonwealth Game 2026 में इंडोर बाउल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये पूछा जा रहा है, क्या सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं? The answer is India's women team won its first ever CWG medal in bowls, गोल्ड 2022। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कह रहा है। इंडिया में 2022 कॉमनवेल्थ गेम में लॉन बाउल ने अपना पहला मेडल जो है वो जीता। ठीक है, ये मेडल गोल्ड था। जो वुमेन्स की जो फोर्स टीम है, ठीक है, उन्होंने जीता था। ठीक है, इसकी वजह से 2026 में लॉन बॉल्स इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स माना जा रहा है। ठीक है, 2026 में पहली बार लॉन बाउल्स इंडोर स्टेडियम जो है उसमें ऑर्गेनाइज किया गया। लॉन बाउल्स इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, बिर्मिंघम यहाँ पे। ठीक है, इंग्लैंड में जो की जगह है वहाँ पे। द मैचेस वर हेल्ड पोर्टेबल इंडोर रिंग्स एट ग्लासगो SEC मतलब सेक्स सेंटर। The event highlighted the growing popularity and success of lawn bowl in India. Question number 18, which India city set a Guinness World Record in July 2026 by planting 3.61 lakh saplings in 1 hour? You have 4 options. Comment down your answer. जुलाई 2026 में 3.61 लाख पौधे 1 घंटे में लगाकर गाइनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय शहर ने बनाया ये पूछा जा रहा है। कौन सा भारतीय शहर था जिसने बनाया? इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद क्रिएटेड अ गाइनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 3.61 लाख सैम्पलिंग्स। छोटे छोटे पौधे जो हैं वो लगाए गए अहमदाबाद में 1 घंटे के अंदर। कितने पौधे लगाए गए? 3.1 लाख सैम्पलिंग्स को लगाकर गाइनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए गए। ये कैंपेन जो है वो एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब वॉलंटियर्स जो हैं वो और लोकल लोग हैं उनसे मिलकर ये पार्टिसिपेशन किया गया था। इस इनिशिएटिव का एम सिटी को और ज़्यादा ग्रीन बनाना और पॉल्यूशन कम करना था, इसका मेन एम। ठीक है,
तो गाइनस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके में है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट, हाउ मेनी ऑफ द 9 planetary boundaries have been breached globally? You have 4 options, comment down your answer। क्या इसका आंसर होगा? इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 9 में से कितने प्लांटेरी बाउंड्रीज जो हैं वो पार हो चुके हैं? 3, 5, 7, ऑल 9 कितने पार हो चुके हैं? 7 पार हो चुके हैं। द रिपोर्ट स्टेट 7 आउट ऑफ 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज हैव ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड ग्लोबली। देखो जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो मैंने बताया आपको, जैसे कि 9 में से 7 प्लानिटरी बाउंड्रीज जो है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं, ठीक है। इसका मतलब एनवायरमेंट पर क्या होता है, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे एनवायरमेंट पर। क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्रेश वाटर और बायोडाइवर्सिटी जैसी जो एरियाज हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इसकी वजह से, ठीक है। अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो फ्यूचर में एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ दोनों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप इन सारी चीज़ों के लिए ही तो प्लांट्स लगाने के लिए बोला जाता है कि आप प्लांट्स लगाओ, उसकी देखभाल भी करो, ठीक है। सिर्फ प्लांट लगाने से कुछ नहीं होता, उनको पानी भी देना पड़ता है, ठीक है। उनकी देखभाल करो, आपके अपने फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें। प्लांटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एनवायरनमेंट एंड फॉर अस ऑल्सो। The last question is, the Delhi government approved the Parivartan scheme in July 2026 under the Ministry of Road Transport and Highways. What is its objective? Build new expressways in Delhi. You have 4 options. Comment down your answer. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई जो परिवर्तन स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके हित की ही बताना चाहूँगी, जिसमें ये है कि देखो, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी करनी है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं जो कि फ्री मॉक टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है, वो आप हमारी वेबसाइट करंट अफेयर्स 360 पर जाकर डेली लगा सकते हैं। और उसमें आप कितने दिन से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसका आपके पास लीडर बोर्ड में नाम भी आएगा। अगर आप कितने दिनों से मतलब स्ट्रीक अपनी बना रहे हैं, तो आपकी स्ट्रीक बनती जाएगी, ठीक है। तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा एक तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर वहाँ पे गलती करोगे ना तो आप सीखोगे उसी टाइम। जब आप यहाँ गलती करोगे ना तो पेपर में जाके गलती नहीं करोगे, ठीक। फिर वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको ई बुक्स का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपके ही लिए मंथली ई बुक्स का पीडीएफ जो है अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में। पूरे मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है। साथ ही साथ जो हमारी बुक्स हैं, मतलब हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, सिविक्स हो गई, बहुत सारी बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स आपको 25 रुपए में वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप को जैसा सही लग रहा है आप वो जाके करिए। बस एक बार जाके विजिट कर लीजिए, आपको पूरी वेबसाइट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी बिना लॉगिन किए। आपको लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं है कि आप लॉगिन करो तब, नहीं, आप जाओ एक बार देखो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। रोज सुबह 6 बजे 6:30 बजे पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाता है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ और अलग से जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं फ्री, वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप जाइए, आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, पोल मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। तो जाओ और उसको देखो। So the answer is replace old commercial vehicles with BSVI electric vehicles. देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है कि जो परिवर्तन स्कीम है उसका एम था कि दिल्ली है उसके पुराने कमर्शियल व्हीकल्स को रिप्लेस करो, ठीक है। इनकी जगह BSVI और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। इससे दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो कम होगा और एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा साफ रहेगा। आई होप आपको पता होगा दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है, तो वो भी कम होगा, ठीक है। ये स्कीम क्लीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देती है, ये इसका मेन मोटिव है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको पढ़ लीजिए, एक बार पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।